तो हमारे पास ये कुछ केसेस निकल के आए हैं। कन्वर्जिंग लेंस के केस ठीक कनकेव मिरर जैसा निकल के आए। कनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग मिरर होता है। फिर हम बात करें डायवर्जिंग लेंस के केस ठीक हमारे कन्वेक्स मिरर की तरह निकल के आए। कन्वेक्स मिरर भी डायवर्जिंग मिरर होता है। उसमें भी ठीक ठीक 2 केसेस वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट के आए थे और 3 केसेस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के आए थे। ये जो ब्लू पेन से लिखे हैं कौन से केसेस है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस। और ब्लैक पेन से जो भी लिखे हुए हैं वो कौन से केसेस है? वो रियल ऑब्जेक्ट के केसेस है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर ज्यादा परेशान मत होना। बेसिकली AIEEE के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करते ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। AIEEE वाले क्वेश्चन को आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा, वरना हमारे मेडिकल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए आज तक, पूछा ही नहीं गया। इनफैक्ट केसेस से तो कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं पूछा गया। समझते हैं हम लोग यहाँ पे केसेस को। हम लोगों ने यहाँ पे बातें करी थी कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसको डेंटिस्ट यूज करता है, शेविंग के टाइम भी हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, उन सब पॉइंट्स के बारे में बात करी थी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा कॉमन लेंस होता है जो हम रोज जिंदगी में यूज करते हैं आमतौर जिंदगी में, उसको हम मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। सुना है क्या कभी मैग्नीफाइंग लेंस? बेसिकली कभी ऐसा करा होगा आपने सन की रेज को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके पेपर जलाया होगा, तो बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस होता है। रेज को कन्वर्ट कर रहा है ना। ध्यान रखिएगा, मैग्नीफाइंग लेंस हमेशा कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। अच्छा, मैग्नीफाइंग लेंस का यूज क्या होता है? बेसिकली चीजों को बड़ा करके देखने में मदद करता है। जैसे कई ओल्ड एज पीपल होते हैं तो वो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करते हैं ताकि उनको बड़े बड़े अक्षर दिखे। अच्छा, बड़े बड़े अक्षर दिखते होंगे तो कौन सा केस यूज करेंगे? हम लोग ये वाला केस यूज करेंगे। बेसिकली हमें इमेज डायरेक्ट चाहिए, लिखा हुआ उल्टा आ गया तो हमसे पढ़ते ही नहीं बनेगा, तो हमें इमेज डायरेक्ट भी चाहिए और एनलार्ज भी चाहिए। तो ये वाला केस हम लोग यूज करते हैं। यानी लेंस को कैसा रखते हैं? बहुत पास में रखते हैं, ऑब्जेक्ट के एकदम पास में रखते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस और ऑप्टिकल एक्सिस के एकदम ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर के एकदम बीचों बीच में आ जाए। यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिससे कि हमें क्या मिले? इरेक्ट इमेज मिले और एनलार्ज इमेज मिले। तो इसी वाले पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग लेंस में। मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने मिरर में एक ड्राइंग बनाई थी कि ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा होगा तो इमेज कैसी जा रही होगी। तो वो वाली ड्राइंग एक बार यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो कन्वर्जिंग लेंस कैसा होगा हमारे पास? ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ऐसी ड्राइंग बनाते हो ना, एक कन्वर्जिंग लेंस की शॉर्ट में ड्राइंग बनानी हो तो ऐसी ड्राइंग भी बना सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो ऑब्जेक्ट चालू हुआ वो माइनस इंफिनिटी से जब फोकस की तरफ बढ़ा, तो यहाँ से जब माइनस इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी से -2f की तरफ बढ़ रहा है। ये वाला केस बना रहा हूँ, सेकंड वाला केस। तो -2f वाला पॉइंट बना लो, -2f वाला पॉइंट, ये -s वाला पॉइंट। अच्छा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा +f वाला पॉइंट, और ये +2f वाला पॉइंट, और फिर यहाँ कहीं पे आएगी प्लस इंफिनिटी, यहाँ कहीं पे आएगी माइनस इंफिनिटी। चलिए ऑब्जेक्ट को चलाते हैं, एक एक करके ऑब्जेक्ट को चलाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी से -2f तक लाया जाए, माइनस इंफिनिटी से लेकर -2f तक लाया। ये ले आया मैं ऑब्जेक्ट को, ब्लैक पेन से बनाया है। माइनस इंफिनिटी से लेकर -2f तक ऑब्जेक्ट गया। करस्पॉन्डिंगली इसकी इमेज कहीं से कहीं मूव करेगी। जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर था तो इमेज +f पे थी, हाईली डिग्रेड मतलब पॉइंट साइज इमेज थी। यानी कहने का मतलब +f पे इमेज, यानी यहाँ से इमेज चलना चालू हुई, और ये पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? जब -2f पे पहुंच गया तो इमेज कहाँ पहुंच गई? +2f पे पहुंच गई। तो इमेज को मैं कैसा बना दूंगा? यहाँ तक बना दूंगा। अच्छा, टेढ़ा क्यों चलाया? क्योंकि +f पे हाईली डिमिनिश थी, और +2f पे जब इमेज पहुंची तो कैसी हो गई थी? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई थी, सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई थी। तो ऐसा बना। और इन्वर्टेड इमेज थी इसलिए ऑब्जेक्ट को ऊपर चलाया, इमेज को नीचे की तरफ चलाया। समझ में आएगा? इस तरीके से हम लोगों ने बनाए थे केसेस। तो हम लोग बात करें कि इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा? -2f से -s चलेगा, तो -2f से -s चलेगा। करस्पॉन्डिंगली जो भी इमेज चलेगी वो +2f से प्लस इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी। तो -2f से -s तक डॉटेड लाइन से बनाएगा, या एक काम करते हैं इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, इसको रेड पेन से बना लेते हैं। तो रेड पेन से मैं इमेज चला रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट चला रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट चला दिया मैंने रेड पेन से। -2f से लेके s तक मैंने ऑब्जेक्ट को चलाया, -2f से लेके -s तक। करस्पॉन्डिंगली इमेज +2f से प्लस इंफिनिटी पे पहुंच गई, तो करस्पॉन्डिंगली इमेज +2f से प्लस इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। ये करस्पॉन्डिंग इमेज हो जाएगी।
ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती है। और हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गया माइनस एफ पे, तो इमेज प्लस माइनस इंफिनिटी बनती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। माइनस एफ से ओ की तरफ जा रहा है, यानी माइनस एफ से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाते हैं, इसको मैं ले जाता हूँ डॉटेड लाइन से, डॉटेड ब्लैक पेन से बना रहा हूँ इसको। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट और ट्रेवल करा माइनस एफ से ओ तक गया, तो इमेज करस्पॉन्डिंगली माइनस इंफिनिटी से ओ तक पहुंच गई। माइनस इंफिनिटी वाला पॉइंट कौन सा होगा यार, माइनस इंफिनिटी वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ से ओ तक इमेज को पहुंचाना है। अच्छा एक बात बताओ, ऑप्टिकल सेंटर पे जो भी इमेज होगी ऑब्जेक्ट के साइज की बनेगी, और हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं माइनस एफ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी करस्पॉन्डिंगली इमेज कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज, यानी यहाँ कहीं से प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट तक जाना है, ऑप्टिकल सेंटर तक जाना है, तो ऐसा कुछ चलेगा हमारा। इस तरीके से तभी हमने ये वाला काम और कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से प्लस इंफिनिटी हो जाए, इसको मैं बना लेता हूँ डॉटेड रेड पेन से। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ निकल जाए तो इससे करस्पॉन्डिंगली जो भी इमेज चलेगी वो कहाँ से कहाँ चलेगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से प्लस एस की तरफ बढ़ेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्लस एस की तरफ बना देता हूँ, ये यानी ऑब्जेक्ट जाएगा हमारा ऐसा, इमेज जाएगी हमारी ऐसी एक स्ट्रेट लाइन। समझ में आएगा? ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है, एक अलग सा ही आपको विजुअल देता है, आपको ये भी चीजें एक्सप्लेन करता है कि देखो कभी ऑब्जेक्ट हमारा ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है और इमेज उसके करस्पॉन्डिंग बहुत छोटा सा डिस्टेंस चल रही है, उतना सा फाइनाइट सा डिस्टेंस चल रही है, यानी बेसिकली इमेज की स्पीड स्लो होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो कभी ऐसा हो जाता है, कभी हम बात करें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनाइट डिस्टेंस चल रहा है, करस्पॉन्डिंग इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस चल रही है, यानी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कम होती है और इमेज की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग होती है और इनमें कोई लीनियर रिलेशन नहीं होता है, ये रिलेशन अभी हम लोग आगे चल के निकालेंगे। इसको कॉपी करिए, तो ऐसा ही एक डायग्राम डाइवर्जिंग लेंस के लिए बना लेते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डाइवर्जिंग लेंस का। ये डाइवर्जिंग लेंस के लिए डायग्राम बना इसी टाइप का, तो ऐसा कुछ करके हमारा डाइवर्जिंग लेंस होगा, ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होगा। इसमें कुछ काम के पॉइंट है, एक तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, एक इस तरफ एक पॉइंट है जिसको प्लस एफ बोल देते हैं, इसकी दूरी पे एक और पॉइंट है जिसको प्लस टू बोल देते हैं, बहुत दूर जाके आता है पॉइंट प्लस इंफिनिटी। नेगेटिव साइड की बात करें तो इस तरफ माइनस एफ करके एक पॉइंट आएगा, इस तरफ कहीं पे हमारे पास माइनस टू एफ वाला पॉइंट आएगा, और बहुत दूर हम बात करें तो माइनस इंफिनिटी वाला पॉइंट आएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, माइनस इंफिनिटी पे। इमेज जो बनी थी वो हाईली डिमिनिश बनी, पॉइंट साइज इमेज बनी थी, और कहाँ पे बनी थी, माइनस एफ पे बनी थी। जब ये देखेगा मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे अभी माइनस इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी से मैं अपने ऑब्जेक्ट को चलाता हूँ, माइनस इंफिनिटी से मैं ऑप्टिकल एक्सिस तक सीधे ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहा हूँ। देखिएगा रेड पेन से बना रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा ऐसा ट्रैवल करा, इससे करस्पॉन्डिंग जो भी इमेज आई वो माइनस एफ से ओ की तरफ आई, तो माइनस एफ से ओ तक इमेज बना दे रहे हैं। कैसी इमेज बनेगी, इमेज भी रेड पेन से बना देता हूँ, रेड पेन के ऑब्जेक्ट के लिए रेड पेन से ही इमेज बना, माइनस एफ से ओ की तरफ इस तरीके से हमारी इमेज चली होगी। माइनस इंफिनिटी से ओ तक हमारा ऑब्जेक्ट चला, इमेज माइनस एफ से इंफिनिटी तक ऐसे स्पीड चली। फिर हम बात कर रहे हैं ओ से लेकर प्लस एफ तक हमारा ऑब्जेक्ट चला, तो ओ से लेकर प्लस एफ तक आगे और ऑब्जेक्ट को चलाते हैं, उसको ब्लैक पेन से चलाते हैं ये, तो ओ से लेकर प्लस एफ तक हमारा ऑब्जेक्ट चल लिया। ओ से लेकर प्लस एफ तक ऑब्जेक्ट चला तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज चली वो ओ से लेकर प्लस इंफिनिटी तक चली, तो ओ से लेकर प्लस इंफिनिटी तक हम इमेज को चलाते हैं। तो ओ से लेकर प्लस इंफिनिटी तक इमेज को चला रहा हूँ, जो देखना कैसी होगी इमेज करस्पॉन्डिंगली ऐसी होगी, समझेंगे बात को। यानी ओ से लेकर प्लस एफ तक हमारा क्या चला, ओ से लेके प्लस एफ तक हमारा ऑब्जेक्ट चला, उसका करस्पॉन्डिंग ओ से लेके प्लस इंफिनिटी तक हमारी इमेज चल रही है। इंफिनिटी तक जब इमेज पहुंचती है तो हाईली एनलार्ज बनती है, वो हाईली एनलार्ज इमेज इंफिनिटी में पहुंचती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लस एफ से प्लस टू एफ के लिए हमारा ऑब्जेक्ट चलेगा, तो प्लस एफ से लेके प्लस टू एफ तक ऑब्जेक्ट को चला रहा हूँ, उसको मैं डॉटेड रेड पेन से चलाता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट चल गया प्लस एफ से प्लस टू एफ। इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज चली वो कहाँ से कहाँ चली, माइनस इंफिनिटी से माइनस ट्वेल्व, तो माइनस इंफिनिटी कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, इधर से माइनस ट्वेल्व तक इमेज को चलाते हैं,
तो ऐसी कुछ इमेज बन के आएगी। डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, ये ऐसी कुछ हमारी इमेज है। फिर हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ गया, प्लस टू से प्लस इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट को डॉटेड ब्लैक लाइन से बनाते हैं। प्लस टू से प्लस इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उससे करस्पॉन्डिंग जो इमेज आई वो माइनस टू से माइनस एस तक आई, तो माइनस टू से माइनस एस तक इमेज को बना दे रहे हैं। ये हमारी इमेज करस्पॉन्डिंग चलिए, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट जा रहा है, करस्पॉन्डिंग इस तरीके से हमारी इमेज जा रही है। अगेन यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी सेम नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला भी अभी पढ़ेंगे, इस पूरा कॉपी करिए तो आगे बात करते हैं। चलिए अब हम यूवी कर्व की बात करते हैं। आपको याद होगा ऐसी यूवी कर्व की बात हमने मिरर के लिए भी करी थी। तो यूवी कर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। यूवी कर्व हमने जस्ट न्यूटन फॉर्मूला पढ़ने के बाद करी थी। हमने बोला था x1 x2 क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट होता है, और किसके हिसाब से, ये सब फोकस को ओरिजिन मान के निकाले गए होते हैं। सिमिलरली हम बात करें यहाँ पे जो लेंस के लिए न्यूटन फॉर्मूला निकल के आता है वो x1 x2 इक्वल टू माइनस ऑफ एस स्क्वायर लिख के आता है। लेंस और मिरर में बस एक माइनस साइन का अंतर है। यहाँ पे भी x1 x2 और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज है, और इसके लिए हम लोग ओरिजिन किसको लेते हैं, पोल के बजाय हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के बजाय हम लोग ओरिजिन फोकस को लेते हैं। तो फोकस को जब ओरिजिन माने और फिर जो हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन आता है उसी को न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं, और ये न्यूटन फॉर्मूला हमारे लिए लेंस के केस में निकल के आता है। इस न्यूटन फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। याद हो हमने बोला था यार जो भी है एस के रेस्पेक्ट में, यानी फोकस को ओरिजिन मान लें, तो फोकस को ओरिजिन मानने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा वो एक हाइपरबोला बनेगा। तो हम लोगों ने बोला था यार हमें वी और यू के बीच में कर्व बनाना है, तो हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या करा था, हम लोगों ने पहले एक x1 x2 में कर्व बनाया था। यानी हम लोगों ने बोला था हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर जो भी होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग फोकस को लोकेट करते हैं। ये हमारा फोकस हो गया, ये बेसिकली हमारा फोकस हो गया। अच्छा, फोकस को अगर हम ओरिजिन मान लेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो एक हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। तो इसलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, इन दो एक्सिस के लिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है। याद आया क्या? यानी कहने का मतलब ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि पोल पर जब भी ऑब्जेक्ट रखता है तो उसकी इमेज भी पोल पे बनती है। और फोकस के लिए हाइपरबोलिक, फोकस को ओरिजिन माने तो हाइपरबोला वाला ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते थे। तो ध्यान रखिएगा जब डाइवर्जिंग मिरर की बात हो रही है, फोकस को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करते हैं। फिर हमने कन्वर्जिंग मिरर की बात करी थी। कन्वर्जिंग मिरर के लिए हम लोगों ने बोला था कि इसका जो भी फोकस होता है वो कहाँ होता है, नेगेटिव साइड में होता है। तो नेगेटिव साइड में, इसलिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग ये लाइंस का इंटरसेक्शन बनाएंगे, यानी जो नई एक्सिस बनाएंगे हम लोगों ने बोला था ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट फोकस होगा, और इस फोकस के हिसाब से हमारा ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हैं, ये वाला ग्राफ हम लोग बनाए थे, और ग्राफ को पोल से तो पास होना है, ये पोल से पास करवा दिया। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, इसको v बोलते हैं, इसको u बोलते हैं, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये और कुछ नहीं, हम लोग बोलते हैं v के करस्पॉन्डिंग xi बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोकस। और ये हो जाता है x ऑफ ऑब्जेक्ट, इधर भी लिख देता हूँ x ऑफ ऑब्जेक्ट xi। इस फॉर्मूले को भी हमने शायद xi xo के टर्म्स में याद रखा था, है ना। xi xo भी साइन के साथ लिए जाते हैं हमेशा। तो ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर का ग्राफ बन के आएगा। यानी कहने का मतलब कन्वर्जिंग मिरर के केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं ब्लू वाली लाइन का, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं। हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस की, तो इसको इस तरीके याद रखिएगा, डाइवर्जिंग मिरर में फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया, कन्वर्जिंग लेंस पे आप सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का लोकेट कर लेते हैं। ग्राफ अगेन हम लोग बना रहे हैं किसमें, v और u में, पर v और u में ग्राफ पता नहीं चल रहा, हमें तो xi और xo में ग्राफ पता चल रहा है। इस इक्वेशन को देख के इसको भी xi xo में लिख लो।
एक्स आई एक्सो में ग्राफ इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कौन सा वाला होगा, बेसिकली प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी टाइप का है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब भी प्रोडक्ट माइनस सी हो जाता है तो उस केस में जो भी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो जाता है उस केस में हाइपरबोला हमारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो हाइपरबोला हम बनाएंगे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हाइपरबोला बनाए, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रहेगा कि इस टाइप का ग्राफ बनता है। फिर हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, डाइवर्जिंग लेंस के केस में हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे लेंगे हम लोग, हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया, फिर थर्ड में ले लिया, तो अब फोर्थ में ले लेंगे। तो फोर्थ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अगेन हमें ग्राफ किस में बनाना है, ग्राफ तो हमें बनाना है यू और वी में, और यू और वी के लिए कोई हमें ग्राफ बनाने की इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है एक्स आई और एक्सओ में डायरेक्ट इक्वेशन, और वो यहाँ से दिख रही है न्यूटन्स फॉर्मूले से। ये अगेन एक हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना चाहिए। तो आप सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाए, तो ये बना दिया मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनाते हैं, तो ये बना दिया हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा वी और यू का कर्व है। इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि लेंस के लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए कर्व बताइए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए वी और यू का कर्व बनाइए, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको टिक करना आना चाहिए। याद करने का तरीका आप लोग अपने हिसाब से देख लो, मन को ऐसा याद रख लिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कहने का मतलब, जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, और जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं हमारा डाइवर्जिंग मिरर का ग्राफ बनता है। फर्स्ट और थर्ड के लिए हमारा मिरर का ग्राफ बनता है, सेकंड और फोर्थ के लिए हमारा कौन सा बनता है, सेकंड और फोर्थ के लिए हम लोगों का लेंस का फॉर्मूला बनता है, लेंस का ग्राफ बनता है। तो सेकंड और फोर्थ में जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब हमारा लेंस का कर्व बन जाएगा। और बाकी पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए, और हमेशा कर्व कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पोल से पास होना ही चाहिए, यानी इस ओरिजिन को टच करता हुआ जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी ओरिजिन पर ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल पे सेंटर रखा हो, तो इमेज भी वहीं पर ही बन जाती है। इस पूरे को याद रखिएगा, एकदम इसी तरीके से पूछा जा सकता है, उसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद होगा तो आप मार्क कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इन ग्राफ का काफी यूज भी है, इससे इमेज का कैरेक्टरिस्टिक भी पता किया जा सकता है, जैसे रियल वर्चुअल पता करना हो। मिरर के केस में अगर वी नेगेटिव तो क्या बनता है हमारे पास, वर्चुअल इमेज बनती है। वी नेगेटिव या यू नेगेटिव दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है। तो वी नेगेटिव का आप देखो, बस यहाँ पे वी नेगेटिव का बस जब नीचे है, मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन वी नेगेटिव का है। वी नेगेटिव कब होगा, जब यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके एफ तक, और वो भी पॉजिटिव का। यू पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा हमारा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जगह अगर हम पोल से लेके फोकस तक कर दें, पोल से लेके फोकस तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसके लिए जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल तो यहाँ पे होगा ना यू की नेगेटिव वैल्यू के लिए, उस केस में इमेज कैसी है, हमेशा इमेज कैसी है, ऊपर पॉजिटिव आ रही है इमेज, इमेज कैसी है, हमेशा वर्चुअल है, ठीक है ना। तो वर्चुअल रियल का भी इसमें पता चल जाता है बड़े आराम से। मैग्निफिकेशन भी देख सकते हैं, इमेज मैग्नीफाइड है या नहीं वो भी देखा जा सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं v बराबर u वाली। ये v बराबर u वाली एक लाइन खींची हमने, इसके ऊपर हम जाएंगे, इसके इस तरफ जाएंगे तो v बढ़ जाएगा, v बढ़ जाएगा तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बढ़ा जाएगा, यानी इमेज एनलार्ज मिलेगी। फिर हम बात करते हैं, अगर इसके नीचे हम जाएंगे तो v कम हो जाएगा, u बढ़ जाएगा, यानी इस केस में मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से कम हो जाएगा, यानी डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। तो इसी ग्राफ पे ये सारी चीजें चारों केसेस में देखी जा सकती है। कॉपी करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं।